सिंगापुर एयरपोर्ट से एक प्लेन टेक ऑफ करता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सारे पैसेंजर अपने सफर को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। अभी प्लेन को टेक ऑफ हुए सिर्फ आधे घंटे ही हुए थे कि तभी मौसम खराब होने के कारण जहाज झटके लेने लगता है। इस सिचुएशन को देखकर पायलट तुरंत कंट्रोल टावर को खबर देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि मौसम की खराबी के कारण रेडियो सिग्नल काम करना बंद कर चुका था। इसीलिए मजबूरी में पायलट को एक छोटे से आयरलैंड पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है और खुशकिस्मती से प्लेन के सारे पैसेंजर बच जाते हैं। लेकिन तभी हम इसी आयरलैंड पर एक आदमी को देखते हैं जो अपने बॉस को बताता है कि यहाँ एक प्लेन कुछ खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग किया है और उस प्लेन में बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जो अलग अलग देशों से हैं। ये सुनकर बॉस उस आदमी को कुछ पैसे देता है, लेकिन ये लोग आखिर है कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं और आगे इन सारे पैसेंजर्स के साथ क्या होगा? क्या ये लोग यहाँ से जिंदा वापस जा पाएंगे या यहीं इस आयरलैंड पर हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे? ये सब जानने के लिए हमें कहानी में आधा घंटा पीछे जाना पड़ेगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एयरपोर्ट का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ ब्रैड नाम का एक पायलट तेजी से अपने हवाई जहाज की तरफ बढ़ रहा है। वह चलते चलते वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा है। उसकी बेटी काफी फिक्रमंद लग रही है और कहती है कि पापा, आज सुबह की न्यूज में बताया जा रहा था कि आप जिस तरफ जा रहे हैं वहां का मौसम बेहद खराब है। इस वजह से कई उड़ानें रद्द भी कर दी गई हैं, इसलिए आपको भी यह फ्लाइट कैंसिल करके घर लौट आना चाहिए। ब्रैड अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए मुस्कुराकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने अपने करियर में ऐसे खराब मौसम में कई बार सुरक्षित जहाज उड़ाया है। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर उसकी बेटी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कॉल काट देती है। इसके बाद ब्रैड केबिन में दाखिल होता है और अपने को पायलट से मिलता है। को पायलट के चेहरे पर साफ घबराहट थी क्योंकि आज वह पहली बार उड़ान भरने जा रहा था। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बताती है कि बाहर कोई उनसे मिलना चाहता है। जब ब्रैड बाहर जाता है तो वहाँ एक पुलिस अफसर खड़ा था जो उसे एक बेहद गंभीर बात बताता है। अफसर कहता है कि एक इमरजेंसी की वजह से तुम्हें टोनी नाम के एक मुजरिम को अपने साथ ले जाना होगा। टोनी एक बहुत ही बेरहम और ताकतवर कातिल है जिसे इस जहाज के जरिए दूसरे देश ले जाया जा रहा है ताकि वह अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारे। वह अफसर ब्रैड से कहता है कि यह जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए सौंप रहे हैं क्योंकि तुम एक काबिल और समझदार पायलट हो। ब्रैड इस बात के लिए मान जाता है और बाकी मुसाफिरों की सहूलियत को देखते हुए टोनी को सबसे पीछे वाली सीट पर बिठा देता है। इसके बाद सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और ब्रैड क्रू मेंबर से आखिरी बार सब कुछ चेक करने के बाद जहाज को रनवे से आसमान की तरफ उड़ा देता है। जब जहाज काफी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो ब्रैड उसे ऑटो पायलट पर डालकर को पायलट से अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है। ब्रैड अपने फोन में अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि मैं अपनी बेटी से बेहद प्यार करता हूं और इस पूरी दुनिया में हम दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई सहारा नहीं है। दूसरी तरफ जहाज में बैठे सभी यात्री आराम से अपने सफर का मजा ले रहे होते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उनके साथ क्या होने वाला है। केबिन में बैठे दोनों पायलट्स भी बिल्कुल शांत थे और जहाज सामान्य रूप से उड़ रहा था। लेकिन तभी अचानक आसमान में मौसम बिगड़ जाता है और जहाज को हल्के झटके लगने शुरू हो जाते हैं। मौसम का यह रूप देखकर ब्रैड के चेहरे पर चिंता आ जाती है क्योंकि उससे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है। वह तुरंत माइक पर सभी यात्रियों को अपनी सीट बेल्ट बांधने का ऐलान करता है और रेडियो के जरिए कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है। लेकिन खराब मौसम की वजह से सारे सिग्नल टूट चुके थे और रेडियो ने काम करना बंद कर दिया था। इसी बीच आसमान से बिजली का एक जोरदार झटका सीधे प्लेन से आकर टकराता है जिससे पूरा जहाज बुरी तरह हिल जाता है। ब्रैड मुसाफिरों की हालत देखने के लिए केबिन से बाहर निकलता है। सभी यात्रियों को सुरक्षित देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी प्लेन की लाइटें एक एक करके बंद होने लगती हैं। इसी दौरान जहाज को कुछ और जोरदार झटके लगते हैं जिससे ब्रैड का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका सिर ऊपर छत से टकरा जाता है। माथे पर चोट लगने की वजह से वह नीचे गिर जाता है। प्लेन की ऐसी हालत देखकर अब अंदर बैठे सभी यात्रियों की जान हलक में अटक गई थी। ब्रैड किसी तरह खुद को संभालता है और जख्मी हालत में ही वापस केबिन में आकर अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को काबू करने की जद्दोजहद में लग जाता है। यह उनके लिए बेहद मुश्किल घड़ी थी क्योंकि बाहर घने बादलों की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रैड चिल्लाकर कहता है कि हमें जहाज को नीचे ले जाना होगा क्योंकि अगर इसे एक और झटका लगा तो यह हवा में ही तबाह हो सकता है। वे दोनों तुरंत जहाज की ऊंचाई कम करने लगते हैं और प्लेन बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। अंदर बैठे मुसाफिर खौफ के मारे चीख रहे थे और ठीक इसी अफरा तफरी के बीच उस खतरनाक मुजरिम टोनी के साथ जो पुलिस अफसर आया था उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। वह अपना फोन उठाने के चक्कर में अपनी सीट बेल्ट खोल देता है। उसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपनी सीट बेल्ट खोलकर आगे बढ़ती है। चूंकि प्लेन बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था इसलिए बेल्ट खुलते ही वे दोनों हवा में उछलकर सीधे प्लेन की छत से जा टकराते हैं। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस बीच जहाज काफी कम ऊंचाई पर आ जाता है और दोनों पायलट किसी तरह प्लेन को संभाल लेते हैं। लेकिन अब जहाज में इतनी पावर नहीं बची थी कि वह उसे एयरपोर्ट तक पहुंचा सकें।
ऐसे में ब्रैड प्लेन को समंदर में क्रैश लैंड कराने का फैसला करता है। तभी अचानक उन्हें कुछ दूरी पर एक टापू दिखाई देता है। ब्रैड तुरंत जहाज का रुख उस टापू की तरफ मोड़ देता है। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए ब्रैड आखिरकार प्लेन को उस टापू की एक सड़क पर सुरक्षित उतारने में कामयाब हो जाता है। गनीमत यह रही कि इस भयानक इमरजेंसी लैंडिंग में सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित बच जाते हैं और किसी को खरोंच तक नहीं आती। तभी प्लेन के पिछले हिस्से में एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिसे देखकर ब्रैड को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि इसका मतलब था कि जहाज में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली बाकी है। सभी यात्रियों के बाहर निकलने के बाद दूसरी एयर होस्टेस कैप्टन ब्रैड को बताती है कि मुजरिम टोनी को ले जा रहा पुलिस अफसर और उनकी साथी एयर होस्टेस अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये दुखद खबर सुनकर ब्रैड बेहद मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका एक जहाज अचानक रडार से गायब हो गया है। क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते नहीं देखा था और काफी समय से रेडियो खराब होने के कारण पायलट से कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह फौरन स्कार्सडेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को काम पर लगाता है। मालिक उससे कहता है कि मुझे मेरे प्लेन की पल पल की जानकारी चाहिए कि वह कहां गायब हुआ और उसमें मौजूद कर्मचारी और यात्री किस हाल में हैं। रेस्क्यू एक्सपर्ट तुरंत अपनी खोजबीन शुरू कर देता है। इधर टापू पर सभी यात्री परेशान थे कि उन्हें इस अनजान जगह पर क्यों उतारा गया है। ब्रैड सबको इकट्ठा करता है और समझाते हुए कहता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा। प्लेन में अभी थोड़ी बिजली है जिससे हम बाकी चीजों को दुरुस्त कर लेंगे। तब तक आप लोग घबराएं नहीं और यहीं आराम करें, हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद ब्रैड प्लेन को ठीक करने पहुंचता है, पर उसे पता चलता है कि पावर इतनी कम है कि उन्हें हर हाल में मदद का इंतजार करना ही पड़ेगा। वे लोग नक्शा निकालकर अपनी सही लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं। ब्रैड का साथी को पायलट मैप देखकर खौफजदा हो जाता है और बताता है कि हम एक ऐसे प्राइवेट टापू पर फंस चुके हैं जो बेहद खतरनाक है। यहाँ ऐसे बागी रहते हैं जो किसी भी देश की सरकार या कानून को नहीं मानते। अगर उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया तो हमारी जान को बड़ा खतरा हो सकता है और हमारी सरकार भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर ब्रैड कहता है कि अब चाहे जो हो जाए हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना ही होगा, क्योंकि यहाँ से निकलने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वे दोनों रेडियो ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर आसमानी बिजली गिरने के कारण वह पूरी तरह से कबाड़ हो चुका था। ब्रैड वापस यात्रियों के पास आता है और उन्हें बताता है कि तकनीकी खराबी के कारण रेडियो काम नहीं कर रहा है, पर उन्हें दिलासा देते हुए कहता है कि वह टापू के दूसरे हिस्से में जाकर रेडियो की तलाश करेगा और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन भेजकर रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाएगा। यहाँ ब्रैड एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेता है। वह कहता है कि इस सफर में टोनी उसके साथ जाएगा और यह कहकर वह टोनी की हथकड़ियां खोल देता है। ब्रैड अपने को पायलट को हिदायत देता है कि वह यहीं रहकर जहाज की पावर रिपेयर करने का काम संभाले, जबकि वह टोनी के साथ रेडियो की खोज में घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में टोनी उस पर भरोसा जताने के लिए ब्रैड का शुक्रिया अदा करता है। इसी दौरान हमें उस टापू पर कब्जा जमाए बैठे एक खतरनाक आतंकवादी संगठन का नजारा दिखाया जाता है। एक आदमी दौड़ता हुआ उनके लीडर के पास आता है और खबर देता है कि टापू पर एक पैसेंजर प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की है, जिसमें अलग अलग देशों के बहुत सारे मुसाफिर सवार हैं। ये सुनते ही लीडर के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ जाती है। वह उस आदमी को इनाम में कुछ पैसे देता है और अपने पूरे गैंग को हथियारों के साथ तैयार होने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ जंगल के सन्नाटे में ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी कौतूहल से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया और मुझे कहां ले जा रहे हो। तब ब्रैड दो टूक जवाब देता है कि मैं तुम्हारी वजह से बाकी मासूमों की जान दांव पर नहीं लगा सकता और आगे एक खूंखार आतंकवादी ग्रुप है जिससे निपटने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। टोनी उसे बताता है कि वह एक मिलिट्री बैकग्राउंड से है और यूएस आर्मी में सालों तक अपनी सेवाएं दे चुका है। वे बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक पीछे से टोनी की आवाज आनी बंद हो जाती है। ब्रैड जैसे ही हैरान होकर पीछे मुड़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। टोनी वहां से गायब हो चुका था। वह ब्रैड से अपनी जान छुड़ाकर भाग चुका था और अब ब्रैड अकेले ही जंगल में आगे निकल पड़ता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए ब्रैड एक खाली पड़ी फैक्ट्री में जाता है जहां वो एक टेलीफोन को ढूंढ लेता है, लेकिन वह पुराने जमाने का टेलीफोन खराब पड़ा हुआ था। जिसके बाद ब्रैड साइड पर लगे उस टेलीफोन के तार जोड़ने लगता है और टेलीफोन काम करने लग जाता है। ब्रैड जल्दी से कंपनी के हेल्पलाइन पर कॉल करता है और हेल्पलाइन को अपनी लोकेशन और सब कुछ बता देता है, लेकिन लाइन में कोई गड़बड़ी होने की वजह से सामने वाले इंसान तक उसकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही होती, जिस वजह से हेल्पलाइन वाले ब्रैड की कॉल काट देते हैं। तब ब्रैड को एक आइडिया आता है। वह अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन और बाकी सारी चीजें एक पेपर पर लिखकर उसके ऑफिस तक पहुंचाने को कहता है। तभी बातचीत के दौरान पीछे से एक आदमी आकर ब्रैड पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रैड उसे काफी मुश्किल से काबू कर लेता है और उस आदमी को मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी ब्रैड को महसूस होता है कि एक और आदमी इस कमरे में आ रहा है, इसीलिए जल्दी से वह छिप जाता है। पर वह आदमी कोई और नहीं बल्कि टोनी था, जिसने बहुत सारे गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे और वह ब्रैड को आवाज देता है कि डरो मत, बाहर निकलो। फिर जब ब्रैड सामने आता है तो टोनी ब्रैड को उसकी हिफाजत के लिए एक बंदूक पकड़ा देता है। उसके बाद ये दोनों जब फैक्ट्री के नीचे वाले फ्लोर में आते हैं तो यहाँ उन्हें एक कैमरा मिलता है। कैमरा की रिकॉर्डिंग और वहाँ पड़े
पासपोर्ट से इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी लोगों को किडनैप करके उनकी फैमिली से काफी बड़ी रकम की डिमांड करते हैं। और जब किडनैप किए हुए बंदे की फैमिली की तरफ से उन्हें पैसे मिल भी जाते हैं, तब भी ये लोग उसे छोड़ने के बजाय मार देते हैं। ये देखकर ब्रैड समझ जाता है कि हमारे पैसेंजर्स भी खतरे में हैं। जिसके बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं और सामने उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है जो उसी आतंकवादी की थी जो कुछ देर पहले ब्रैड के हाथों मारा गया था। अब ये दोनों बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने पैसेंजर्स की तरफ जाने लगते हैं। उधर सभी पैसेंजर्स ब्रैड के इंतजार में बैठे हुए होते हैं कि ब्रैड जल्द ही उनके लिए मदद लेकर आ जाएगा। तभी उन्हें किसी गाड़ी की आवाज आती है जिसे सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं और समझते हैं कि ब्रैड उनके लिए रेस्क्यू टीम बुला लाया है। लेकिन ये रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी थे। वह लोग गोलियां चलाकर सभी पैसेंजर्स को डराने लगते हैं। उन गोलियों की आवाज ब्रैड और टोनी ने भी सुन ली थी, जिसके बाद ये लोग कार की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से प्लेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी ग्रुप का लीडर एयर होस्टेस से सभी यात्रियों की लिस्ट मांगता है और डर के मारे जल्दी से एयर होस्टेस उसे लिस्ट लाकर दे देती है। फिर गैंग का एक आदमी को पायलट से पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट कहां पर है, जिस पर को पायलट बताता है कि किसी काम से वह जंगल में गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। तभी वहां पर ब्रैड और टोनी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये दोनों चुपके से दूर से इन लोगों को देख रहे होते हैं। इसी दौरान एक औरत वहां से भागने की कोशिश करती है पर वह लोग गोली चलाकर उसे मार देते हैं। यह देखकर ब्रैड उनकी मदद करने के लिए जाता है पर टोनी उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम शांत रहो, अभी जाना ठीक नहीं। गैंग का लीडर सभी पैसेंजर्स को एक बस में बैठा लेता है और अपने दो साथियों को वहीं छोड़कर उनसे कहता है कि जाओ जहाज के अंदर जो भी कीमती सामान है उसे ले आओ। जिसके बाद ये लोग सभी पैसेंजर्स को अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं। गैंग के जाने के बाद ब्रैड टोनी पर गुस्सा करने लगता है कि वो लोग हमारे पैसेंजर्स को ले गए और तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया। जिस पर टोनी उसे समझाता है कि वो लोग काफी ज्यादा थे, अगर तुम चले भी जाते तो इतनी बड़ी आर्मी से अकेले नहीं लड़ पाते। अब ये दोनों प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो प्लेन से कीमती सामान चुरा रहे थे। ब्रैड गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि तुम्हारा लीडर पैसेंजर्स को कहां पर लेकर गया होगा, जिस पर वह बताता है कि यहाँ से कुछ दूर हमारा एक अड्डा है और वह सब वहीं गए होंगे। दूसरी तरफ ब्रैड की बेटी रेस्क्यू एक्सपर्ट के पास ब्रैड का लिखवाया हुआ पेपर दे देती है जिस पर प्लेन का लोकेशन और सारी जानकारी लिखी गई होती है। रेस्क्यू एक्सपर्ट सैटेलाइट की मदद से प्लेन की लोकेशन का पता लगा लेता है। उन्हें पता चल जाता है कि प्लेन एक आइलैंड पर फंसा हुआ है और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि इस आइलैंड पर एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है। इसके बाद वह रेस्क्यू ऑफिसर अपनी एक प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को कॉल करता है और उसे यह सारी सिचुएशन समझाकर उस आइलैंड पर जाने को कहता है। प्राइवेट आर्मी का कैप्टन मान जाता है और अपने साथियों के साथ एक पैसों का भरा हुआ बैग और कई सारे वेपन्स के बैग गाड़ी में लोड करके उस आइलैंड पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रैड देखता है कि उन आतंकवादियों के ले जाने से पहले जहाज के को पायलट ने जहाज का पावर सिस्टम रिपेयर कर लिया था और ब्रैड देखता है कि जहाज में पावर वापस आ गई है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। वह प्राइवेट आर्मी की टीम को रास्ता दिखाने के लिए अपनी वर्दी पर एक संदेश लिख देता है और टोनी के साथ उस तरफ बढ़ जाता है जहां डाकू सभी यात्रियों को लेकर गए थे। घने रास्तों से गुजरते हुए दोनों बदमाशों के ठिकाने पर जा पहुंचते हैं और चुपके से उस जगह के अंदर दाखिल हो जाते हैं जहां वे गुंडे मुसाफिरों को डरा धमकाकर उनका वीडियो बना रहे थे ताकि उनके घर वालों से मोटी रकम वसूली जा सके। दूसरी तरफ भेजी गई प्राइवेट टीम भी हवाई जहाज के पास पहुंच जाती है। वहां किसी को न पाकर जब टीम का मुखिया अंदर जाकर देखता है तो उसे उन दो गुंडों की लाशें मिलती हैं जिन्हें लीडर ने जहाज लूटने के लिए छोड़ा था और ब्रैड ने उन्हें ढेर कर दिया था। इसके साथ ही टीम के कैप्टन को ब्रैड का लिखा हुआ वह संदेश भी मिल जाता है जिसमें उनके अड्डे तक पहुंचने का रास्ता था। उधर ठिकाने पर टोनी और ब्रैड घात लगाकर बैठे थे और मौका मिलते ही वे दोनों पीछे से हमला करके दो बदमाशों को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर वे रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं और उस कमरे के बाहर पहुंचते हैं जहां सभी यात्रियों को बंदी बनाकर रखा गया था। ब्रैड उन्हें फौरन आजाद करना चाहता था लेकिन वहां कड़ा पहरा था और उसके पास ताले की चाबी भी नहीं थी। इसके बाद वे दोनों एक एक करके वहां तैनात पहरेदारों को ठिकाने लगाने लगते हैं और टोनी तो हथौड़े से कई गुंडों का काम तमाम कर देता है। ब्रैड एक तड़पते हुए गार्ड से चाबी छीनकर कमरा खोलता है और सभी मुसाफिरों को आजाद कर देता है। वह उनसे कहता है कि बिना आवाज किए उसी बस में जाकर बैठ जाओ जिससे तुम्हें यहाँ लाया गया था और सभी सहमे हुए यात्री बस की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तभी टोनी आकर ब्रैड को सचेत करता है कि यहाँ से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है और वहां भारी तादाद में हथियारबंद गुंडे पहरा दे रहे हैं जो हमें देखते ही गोलियों से भून देंगे। यात्रियों के चेहरे पर मौत का खौफ देखकर ब्रैड अपनी जान दांव पर लगाने का एक बड़ा फैसला करता है। वह टोनी से कहता है कि मैं सामने जाकर उन सभी बागियों का ध्यान भटकाऊंगा, तुम इस बीच मौका पाकर बस लेकर निकल जाना। पहले तो टोनी उसे रोकता है और कहता है कि वे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ब्रैड के यह कहने पर कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, टोनी भारी मन से मान जाता है। ब्रैड हिम्मत करके सीधा आतंकवादियों के सरगना के सामने आ जाता है और कहता है कि मैंने मदद के लिए संदेश भेज दिया है, रेस्क्यू टीम किसी भी वक्त यहाँ आती होगी, इसलिए
बेहतर यही है कि तुम यात्रियों को जाने दो। ये सुनकर सभी डाकू हंसने लगते हैं और ब्रैड पर टूट पड़ते हैं। उनका मुखिया चिल्लाता है कि बिना फिरौती के मैं किसी को नहीं छोड़ता। वे जैसे ही ब्रैड की जान लेने वाले होते हैं तभी अचानक वहां वह प्राइवेट रेस्क्यू टीम आ धमकती है और गुंडों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। एक लंबी मुठभेड़ के बाद वे कई बदमाशों को ढेर करके ब्रैड को छुड़ा लेते हैं और उसे बस में डालकर वहां से भाग निकलते हैं। इधर गैंग का लीडर जब देखता है कि उसके आदमियों के साथ उसका सगा छोटा भाई भी मारा गया है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। वह कसम खाता है कि वह इनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और चुन चुन कर बदला लेगा। वह अपने बचे हुए आदमियों को तुरंत हथियारों के साथ तैयार होने का हुक्म देता है। सफर के दौरान बस में प्राइवेट टीम का कैप्टन खुलासा करता है कि वे सरकारी रेस्क्यू टीम नहीं है बल्कि सिर्फ 5 लोगों की एक छोटी सी निजी टुकड़ी है जो उन्हें बचाने आई है और असली रेस्क्यू टीम को आने में अभी काफी वक्त लगेगा। ये सुनकर ब्रैड के होश उड़ जाते हैं। वह जानता था कि वे लोग बहुत जल्द उनके पीछे आएंगे और सबको मार डालेंगे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। जहाज के पास पहुंचते ही ब्रैड सभी यात्रियों से कहता है कि प्लेन की पावर वापस आ चुकी है, जिसका मतलब है कि यह उड़ान भर सकता है। हम रेस्क्यू टीम का इंतजार करके अपनी मौत को दावत नहीं दे सकते, इसलिए सब तुरंत अंदर बैठें। सभी यात्री फौरन प्लेन में सवार हो जाते हैं और ब्रैड तकनीकी जांच में जुट जाता है, जबकि प्राइवेट टीम के लड़ाके आने वाले खतरे से लोहा लेने के लिए मोर्चा संभाल लेते हैं। तभी वह आतंकवादी गिरोह वहां धावा बोल देता है और दोनों तरफ से भयंकर गोलाबारी शुरू हो जाती है। प्राइवेट टीम के पास आधुनिक हथियार होने के कारण वे कई गुंडों को ढेर कर देते हैं। ब्रैड जल्दी से टीम के लीडर से कहता है कि मैं अगले 5 मिनट में इंजन चालू कर दूंगा, तुम सब भी अंदर आ जाना। इसके बाद वह टोनी के पास जाकर इस मुश्किल घड़ी में साथ निभाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। ब्रैड गोलियों की बौछार से बचता हुआ कॉकपिट में पहुंचता है और अपने को पायलट के साथ प्लेन स्टार्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। उधर लड़ते लड़ते टोनी की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। जब वह गोला बारूद ढूंढने के लिए प्राइवेट टीम का बैग खोलता है तो उसकी नजर नोटों से भरे एक बैग पर पड़ती है, लेकिन उस घड़ी पैसों को छोड़कर वह दूसरे बैग से मैगजीन निकालता है और फिर से दुश्मनों पर गोलियां दागने लगता है। इसी बीच ब्रैड प्लेन का रुख रनवे की तरफ मोड़ देता है। अब प्राइवेट टीम के सैनिक एक एक करके उड़ते हुए जहाज में चढ़ने लगते हैं और टोनी उन्हें कवर फायर दे रहा होता है। बिजली आने की वजह से रेडियो भी चालू हो जाता है और एयरलाइन कंपनी का मालिक ब्रैड को संपर्क करके किसी सुरक्षित जगह लैंड करने का रास्ता बताने की बात कहता है। जब सभी लोग जहाज के अंदर पहुंच जाते हैं तब टोनी अंदर नहीं आता। वह पैसों से भरा बैग उठाकर जंगल की तरफ भागने लगता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह वापस गया तो कानून उसे फिर से सलाखों के पीछे डाल देगा। दूसरी तरफ अपने आदमियों को मरता देख आतंकवादियों का लीडर पूरी तरह बौखला चुका था। वह जहाज को एक ही झटके में उड़ाने के लिए सामने रॉकेट लॉन्चर तान देता है, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर टोनी की नजर उस पर पड़ जाती है। अब टोनी बिना वक्त गंवाए अपनी बंदूक तानता है और उस लीडर को गोली मारकर ढेर कर देता है, जिससे सभी यात्रियों की जान बाल बाल बच जाती है। टोनी का यह कारनामा देखकर ब्रैड बेहद खुश होता है और अपनी पूरी ताकत झोंककर आखिरकार प्लेन को हवा में उड़ाने में कामयाब हो जाता है। जहाज को सुरक्षित उड़ता देख टोनी, ब्रैड और सभी मुसाफिरों के लिए सुकून महसूस करता है और नोटों से भरा वह बैग संभालकर घने जंगल की तरफ गायब हो जाता है। ब्रैड अपनी सूझबूझ से जहाज को उस खौफनाक टापू से काफी दूर ले आता है। तभी एयरलाइन कंपनी का मालिक रेडियो पर उसे पास ही मौजूद एक सेफ एयरपोर्ट का रास्ता बताता है जहां वे लैंड कर सकते थे। ब्रैड तुरंत बताए गए एयरपोर्ट की तरफ प्लेन का रुख मोड़ देता है, लेकिन तभी अचानक किस्मत एक बार फिर दगा दे जाती है और जहाज के इंजन में भीषण आग लग जाती है। पूरा प्लेन धीरे धीरे तबाह होने की कगार पर पहुंच जाता है। ऐसे नाजुक हालात में ब्रैड एक बार फिर इमरजेंसी वार्निंग ऑन करता है और पूरी सावधानी के साथ जहाज को नीचे रनवे पर उतारने की जद्दोजहद में लग जाता है। तमाम जानलेवा मुश्किलों का सामना करने के बाद ब्रैड आखिरकार प्लेन को रनवे पर लैंड करा ही देता है और सभी लोगों की जान सेफ बच जाती है। इस कामयाबी पर ब्रैड और उसके साथी को पायलट की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उधर कंट्रोल रूम में बैठा कंपनी का मालिक और उसकी पूरी टीम भी राहत की सांस लेती है और जश्न मनाने लगती है। ब्रैड तुरंत कॉकपिट से निकलकर मुसाफिरों का हालचाल जानने के लिए पीछे केबिन में जाता है। जब वह देखता है कि एक एक यात्री पूरी तरह से सही सलामत है तो उसके दिल को असीम सुकून मिलता है। वहां मौजूद सभी पैसेंजर्स खड़े होकर कैप्टन ब्रैड के सम्मान में जोरदार तालियां बजाने लगते हैं और नम आंखों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ ही मिनटों में वहां सरकारी रेस्क्यू टीम भी गाड़ियों के साथ पहुंच जाती है, जिसे देखकर सभी यात्रियों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। ब्रैड एक एक करके सभी पैसेंजर्स को रेस्क्यू टीम की हिफाजत में रवाना कर देता है। जब सब चले जाते हैं तो कैप्टन ब्रैड आखिरकार सुकून की गहरी सांस लेता है और जहाज की सीढ़ियों पर थक कर बैठ जाता है। वह तुरंत अपना फोन निकालता है और अपनी बेटी को कॉल करके उसके साथ बात करने लगता है और इसी भावुक पल के साथ यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।